वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं तो जो अपने राज्यों की अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं और अपने राज्यों की अहम खबरें पहुंचाने के लिए तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ शैलेंद्र पराशर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल नेताम रायपुर से जुड़ चुके हैं, मुंबई से विनोद ओझा और दिल्ली से गजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ही रुख करते हैं। गजेंद्र, आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर ले तो आज अगर राजनीतिक बात कर लें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। ऐसे में सूत्रों की अगर माने तो विपक्ष की बैठक जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी 12 जुलाई को या फिर 13 जुलाई को हो सकती है। और इसमें इसमें अगर बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो नेता कौन उम्मीदवार उनकी तरफ से रहेगा इसके ऊपर आज वो बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो झारखंड के लिए 16,836 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और इसमें अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो देवर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमरनाथ यात्रा में हुए हादसे में जो मृतक परिवार है उनसे मुलाकात की और दिल्ली के मदन गिरी में रहने वाली 2 महिलाओं की जो अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से जिनकी मौत हो गई उनके परिवार से मिले और उनको सांत्वना दी। साथ में 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। वहीं अगर बात कर ले तो 14 जुलाई को एक बड़ी बैठक तो कांग्रेस की तरफ से जरूर बुलाई गई है, जिसमें वो बात की जाएगी कि आगामी भारत जोड़ो यात्रा और पार्टी के अहम मुद्दों पर वो चर्चा कर सकती है। वहीं अगर बात कर ले तो दिल्ली में अगर मौसम की बात करें तो दिल्ली में लगातार जो है बारिश कल से देखी जा रही है। इस बीच जो अहम बात है वो ये है कि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है बीमारियां करने लगती हैं, जिसमें डेंगू को लेके काफी अगर देखा जाए तो केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो अब दिल्ली में डेंगू के केसेस है वो 153 होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 10 केसेस दर्ज हैं। हालांकि इसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन अब लगातार जो है डेंगू के मामले दिल्ली में बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इसको लेके अब जो है जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। अब जो जुर्माना है वो 5,000 रुपए से लेकर 50,000 तक भी जाने की संभावना दिखाई दे रही है अगर सूत्रों की माने तो। वहीं अगर हम बात कर ले तो मौसम दिल्ली का जो है वो लगातार जो बारिश कल से देखी जा रही है और दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज बारिश भी देखी गई है और यातायात भी प्रभावित होता हुआ देखा जा रहा है। ठीक है ईशा, आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं? देखिए, विपक्ष के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा आज चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे और सबसे पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष भी हैं हुड्डा जी, उनके घर पहुंच रहे हैं और वहां पर जो हरियाणा के तमाम विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद 3 बजे हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की जाएगी। जो हरियाणा कांग्रेस के विधायक हैं उनसे वोट की यहाँ पर अपील की जाएगी और माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यशवंत सिन्हा पंजाब के जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रताप सिंह बाजवा या फिर पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, इन दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, दोनों राज्यों के नेता चंडीगढ़ में रहते हैं, तो ऐसे में आज का जो कार्यक्रम पहले से तय है वो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ है। पहले मुलाकात हरियाणा के कांग्रेस के एमएलए से करेंगे यशवंत सिन्हा और उसके बाद दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बाद माना जा रहा है कि शाम तक वो मुलाकात कर सकते हैं पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ। और इसी के साथ अगर हम दूसरी बड़ी खबर की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए एडवाइजरी कमेटी, जिसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि पंजाब सरकार बनाने जा रही है, उसका ऐलान कल कर दिया गया है। और राघव चड्ढा जो कि हरियाणा माफ़ कीजिएगा जो कि पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें इसका चेयरमैन बनाया गया है। और ऐसी अटकलें काफ़ी समय पहले से ही थी कि कोई बड़ा ओहदा यहाँ पर राघव चड्ढा को पंजाब में दिया जा सकता है और वैसा ही हुआ। एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं राघव चड्ढा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि
वेतन उन्हें नहीं दिया जाएगा और जो कमेटी के मेंबर होंगे उन्हें भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी फैसले होंगे जनता से जुड़े हुए या प्रशासनिक फैसले, वो राघव चड्ढा के आदेश के बाद ही जो पंजाब सरकार है उसे अमली जामा पहनाएगी। यानी कि राघव चड्ढा कहीं ना कहीं यहाँ पर सुपर सीएम कहलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष भी इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ठेके पर दे दिया है पंजाब को, दिल्ली के नेताओं को। तो ऐसे में देखिए, इसको लेकर राजनीति दीपिका बहुत ही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर हो रहा है और पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पंजाब से जुड़े नेता हैं उनका आरोप है कि पहले ही चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, उनकी तरफ से पहले ही कहा जा चुका था कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर कठपुतली बनाया जाएगा। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से खुद ही राघव चड्ढा जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब क्या तालमेल दोनों में बैठ पाता है या नहीं, राघव चड्ढा और पंजाब के मुख्यमंत्री में। हालांकि जो राघव चड्ढा है ये जरूर कहते नजर आए हैं कि वो छोटे भाई ही हैं भगवंत मान के और भगवंत मान बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर पंजाब को आर्थिक संकट से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसको लेकर राजनीति चरम पर है। दूसरी तरफ अगर बात करें विधानसभा की, इसको लेकर भी पंजाब में लगातार बवाल मचा हुआ है, क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से मोहर लगा दी गई है। चंडीगढ़ में अलग से विधानसभा देने के लिए, विधानसभा के लिए जमीन देने के लिए ऐलान कर चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो ऐसे में पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ये बयान दिया गया था कि पंजाब को भी अलग से जमीन अलॉट किया जाए विधानसभा परिसर बनाने के लिए, जिसको लेकर यहाँ पर जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा ये मांग भी कर चुके हैं, पत्र भी लिख चुके हैं मुख्यमंत्री से कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, क्योंकि इससे चंडीगढ़ पे दावा कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है। क्योंकि चंडीगढ़ पर पहला हक पंजाब का बनता है। और वहीं अगर हम श्रोमणी अकाली दल की बात करें, सबसे पुरानी पार्टी है पंजाब में श्रोमणी अकाली दल, आज उनकी कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। जो प्रधान है श्रोमणी अकाली दल बादल के सुखबीर सिंह बादल, उनकी तरफ से, और कहा गया है कि आज एक फैसला लिया जाएगा। अगर भगवंत मान आज भी अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। तो इसमें भी दीपिका नजर रहेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जो भगवंत मान है अपना फैसला, क्योंकि अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया है और आगे भी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बीते कल अमृतसर पहुंचे थे। उनका कहना है कि अमृतसर, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब की राजधानी है और उनकी तरफ से जो कहा गया है वो कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसे में जो कोर कमेटी की बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लेते हैं सुखबीर बादल, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक तरीके की चेतावनी है पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए। तो कहीं ना कहीं इन दिनों अगर खास तौर से पंजाब की बात करें तो सियासी जो पारा है वो अपने चरम पर है। जी दीपिका। ठीक है, पंजाब में तो सियासी पारा चरम पर है। ईशा, आपने तमाम खबरें बताई हैं कि आज कौन कौन सी मुख्य रहने वाली हैं, जो दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है। अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र पराशर मेरे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कौन कौन सी आज बड़ी खबरें रहने वाली हैं, कौन कौन सी जानकारियाँ आपके पास हैं? बिल्कुल दीपिका, बताना चाहूंगा कि लगातार मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग करने के बाद पूरे प्रदेश में जगमगने और गरज चमक के साथ यहाँ पर लगातार बारिशों का दौर हमने का सिलसिला ले रहा है, जिससे नगरीय सरकार यानी कि नगर पालिका और नगर निगम की जो उनके नियमों की धज्जियां भी उड़ रही है। तमाम जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लगातार घरों में लोगों के पानी की यहाँ पर आवाज देखी जा रही है। और दूसरी ओर हम देखें तो अभी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव भी चल रहा है। दूसरे चरण के मतदान कटनी, बालाघाट और बाकी कई जिलों में है। इसके साथ देखी जाए तो नगरीय सरकार को 8 साल बाद चूंकि यहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन की ही यहाँ पर चलती है, चूंकि 5 साल के कार्यकाल के बाद सभी पार्षद और जनप्रतिनिधि बैठ गए थे। तो यहाँ साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि प्रदेश में येलो अलर्ट पर जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा प्रशासन पर लगातार यहाँ बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों में 280 रेस्क्यू टीम पूरे प्रदेश के लिए बनाई गई। वहीं 1070 और 1079 हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ जारी किया गया और ऐसी टीमों को 96 टीमों को यहाँ पर रेस्क्यू के लिए अलर्ट रखा गया है।
तो वहीं 19 बटालियन के लिए यहाँ बैकअप टीम के तौर पर रखा गया है। तो दीपिका, देखा जाए कि चुनावी दौर में मध्य प्रदेश में अभी लगातार अगर पॉलिटिकल बात करें, पार्टियों की बात करें, तो यहाँ पर चुनावी हमले भी नजर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी पूर्व सीएम कमलनाथ जो कांग्रेस से हैं उनके लिए लगातार टिप्पणी भी कर रही है, आतंकवाद जैसे वो काफी ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं जिसको लेकर भी हाथों हाथ यहाँ पर वाद विवाद का दौर भी जारी है। विचारधाराओं को नकारा जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के दोनों तरफ से तीखी प्रक्रिया इन चुनावी रैलियों में देखने को मिल रही है और पार्टी के कद्दावर द्वारा इन पार्टियों पर जिस तरह सभाओं के दौरान बड़ी टिप्पणियों के बाद लोगों में अब एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, हिंदुत्व का माहौल होता है। कहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा की बात करते हो, इससे परे अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से आतंकवाद कहने के बाद आतंकवादी कहने के बाद कमलनाथ के जो समर्थक हैं, पूर्व मंत्री हैं, जीतू पटवारी हैं या तमाम जो उनके समर्थक हैं, लगातार बीजेपी की इस टिप्पणी को लेकर जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा द्वारा अब सामंतवादी और उनके पुत्र और कमलनाथ के ऊपर लगातार टिप्पणियों को किया जा रहा है, तो उसको सामंत और उनसे खुद पूछना है कि आप आतंकवादी नहीं है, सामंतवादी हैं या क्या है। तो इन तीखी प्रक्रियाओं का दौर ऐसे चुनावी सभा में देखने के बाद मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम है आज के? बिल्कुल, दूसरे चरण के मतदान नगरीय निकाय की जिस तरह से कटनी, बालाघाट, सिवनी, इन तमाम क्षेत्रों में जो उनके दौरे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष और सीएम शिवराज सिंह चौहान के इन क्षेत्रों में दौरे हैं, उनकी रैलियों के साथ महापौर प्रत्याशियों के लिए यहाँ समर्थन की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री के भी तमाम कार्यक्रम आज आप बता रहे हैं, कई जिलों का वो दौरा करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ में, लेकिन फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक से पहले आपने तमाम राज्यों की खबरें जानी। अब दो और मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल नेताम रायपुर से जुड़े हुए हैं और मुंबई से विनोद ओझा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुंबई का रुख करते हैं सबसे पहले। विनोद, आज क्योंकि मौसम की खबरें तो लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं, वो तो आप बताइएगा, लेकिन उसके अलावा भी और अगर राजनीतिक खबरों की अगर बात करें तो कुछ उसको लेकर जानकारी। बिल्कुल दीपिका, जहां बारिश की वजह से यहाँ मौसम ठंडा हो गया है, वहीं सियासी पारा बहुत बढ़ गया है। राजनीतिक हलचल काफी है और सबसे आज की बड़ी खबर बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के ऊपर सुनवाई है, जिसके ऊपर महाराष्ट्र की नजरें हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकल बॉडी का जो चुनाव है वो अनाउंस किया हुआ है। अगस्त में चुनाव होने वाला है, जो यहाँ नगर परिषद और ग्राम पंचायत का चुनाव है। और इसी से जुड़ी एक खबर ये भी है कि भाजपा के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र दिया है कि एक तो बारिश का कारण है कि बारिश बहुत तेज है, कई जिलों में तबाही मची हुई है, उसकी वजह से इस चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरा कारण यह है कि ओबीसी आरक्षण जब तक यहाँ पे साफ नहीं होता है, जब तक उस पर कोई निर्णय नहीं होता है, तब तक चुनाव को स्थगित रखा जाए। तो बीजेपी ने ऑलरेडी चुनाव आयोग का रूट किया हुआ है और जो शिवसेना पार्टी है, उद्धव ठाकरे का रूट है, उन्होंने भी एक काबिट दाखिल किया है चुनाव आयोग में, ये कहते हुए कि जो भी सिंबल है उनका, धनुष बाण शिवसेना का सिंबल है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई, कोई भी निर्णय लेने के पहले उनको भी पूछा जाए, उनको भी बताया जाए। तो चुनाव आयोग को काबिट दाखिल किया है शिवसेना ने। और कल एक मीटिंग हुई थी दीपिका, वो जो सांसदों को बुलाया गया था शिवसेना के, उनमें एक अहम निर्णय ये लिया गया है कि जो भाजपा के सपोर्टेड राष्ट्रपति के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनको सपोर्ट किया जाए कि नहीं, क्योंकि उनके ही कुछ सांसदों ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिख करके कहा था कि वो एक आदिवासी कैंडिडेट है और उनको शिवसेना को सपोर्ट करना चाहिए। तो आज सुबह में संजय राउत ने ये मीडिया को बताया कि शिवसेना के तरफ से द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया जाएगा, ये निर्णय लिया गया है। हालांकि ये भी खबरें आ रही थी कि संजय राउत इसके पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरफ आज एक एनसीपी के वर्किंग कमेटी की बहुत अहम मीटिंग हो रही है, जो
इसी लोकल बॉडी चुनाव से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो नगर परिषद का और ग्राम पंचायत का चुनाव है उसमें उनका निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि शरद पवार खुद बोल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी मिलकर के चुनाव लड़े। ये उनकी इच्छा है, लेकिन ये तो तय होगा जब महाविकास आघाड़ी की मीटिंग होगी। दूसरी सबसे अहम खबर यह है कि शिंदे और फडणवीस दोनों आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि 12 या 13 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन चूंकि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाला निर्णय स्थगित कर दिया गया, कल कोई सुनवाई नहीं हुई, उसकी तारीख आगे बढ़ गई, तो इसको लेकर के ये थोड़ा रुकावट पैदा हो गई है। लेकिन मंत्रिमंडल पे आज चर्चा होगी और थोड़ा समय लग जाएगा विनोदी, आप बता रहे हैं। और इसके अलावा भी तमाम खबरें आपने बताई। रायपुर का रुख हमें करना है। अनिल नेताम, क्या जानकारियां आज आपके पास हैं, क्या कुछ खबरें हैं आपके पास आज? जी दीपिका, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो है अहम खबरों की बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ शुरू कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है राजीव भवन में जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की, उस बैठक में शामिल होंगे। लगभग 12 बजे यह बैठक जो है शुरू होगा और इस बैठक में जो है बीआरओ चुनाव सहित आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा की जा सकती है। बात वहीं दूसरी बड़ी खबर की कर ले तो प्रदेश में जो है कोरोना का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम प्रतिदिन लोग दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि कोरोना केसेस काफी बढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। इसकी बात करें पिछले 24 घंटों के तो 360 केस जो है सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि काफी अधिक केसेस हैं पिछले दिनों की तुलना में। और बात बता दें आपको, जो घनी आबादी जो क्षेत्र है वहां पर जो है काफी अधिक केसेस सामने आ रहे हैं। बात राजधानी रायपुर की कर ले तो यहाँ पर जो है 62 केस आए हैं। तो वहीं पर दुर्ग में जो है लगभग 67 केस जो है दुर्ग से सामने आए हैं, जो काफी चिंताजनक। लोगों को जो है जब तक सतर्कता नहीं बरतेंगे तो जिस तरह से लोगों ने जो फर्स्ट लहर, सेकंड लहर, थर्ड लहर तक का जो सामना करना पड़ा, तो लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं चौथी लहर को भी दावत दे सकती है। तो कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना से जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। दीपिका, बात वहीं तीसरी बड़ी खबर की कर ले तो मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत महापौर एजाज ढेबर लगातार प्रतिदिन जो है 2 वार्डों में जाकर वहां पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। वहां पर मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम के तहत वहाँ शिविर आयोजन किया जाता है, जहाँ पर लोगों से वो जो उस वार्ड के वार्ड वासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानते हैं। उनकी समस्याओं को जैसे जिस तरह से आ जाती निवास हो या फिर बिजली पानी की जो समस्याएं हो, उनका जो है तुरंत ही निराकरण उस शिविर के माध्यम से महापौर या ढेबर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देहरादून का रुख कर लेते हैं। योगेश सिंवाल वहां से जुड़ चुके हैं। योगेश, आज कौन कौन सी खबरें? जी बिल्कुल, आपको आज अगर खबरों की बात करें तो कई सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। उनमें से सबसे बड़ी खबर वो है नई शिक्षा नीति को लेकर। उत्तराखंड में आज नई शिक्षा नीति के तहत नई शुरुआत होगी। इस शुरुआत की अगर बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों से शुरू किया जाएगा। लगभग 26,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं उत्तराखंड में, और उन आंगनबाड़ी केंद्रों में से 5,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में आज से नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई की शुरुआत कराई जाएगी। किस तरह से आगे बच्चों को भविष्य को सुधारा जाए, किस तरह से नई शिक्षा नीति में उनको जोड़ा जाए, उसको लेकर आज से शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे और आला अधिकारियों के साथ जो है ये नई शिक्षा नीति की शुरुआत करेंगे। प्रदेश जो है उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रहा है अपने पाठ्यक्रम में। उसके बाद अगर बात करें कि अन्य क्या कार्यक्रम है, तो अन्य कई सारे कार्यक्रम है। कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए एक नई ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, जो कि लक्सर से चलेगी मुरादाबाद तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कांवड़ यात्री हैं वो आ सकें। और इसको लेकर पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। और अब जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होगी उसके साथ ही ये स्पेशल ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। तीसरी खबर की अगर बात करें तो कांग्रेस को लेकर करते हैं। एक काफी दिनों से कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। कभी पार्टी को पुराने कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, तो कई सारी चीजें उनके अंदर चल रही है। और इसी को लेकर कल भी शाम को भी एक बड़ी चीज देखने के लिए मिली कि एकाएक कांग्रेस के कई सारे विधायक हरक सिंह रावत, जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनके घर पे इकट्ठा हो गए। उसके बाद कई सारे कयास अब लगने शुरू हो गए कि क्या कुछ होने जा रहा है कांग्रेस में, क्योंकि नाराजगी अपने आप सामने आ रही है। और आज हो सकता है कि और कुछ नेता सामने आए कि क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में। सभी को इस चीज का इंतजार है, हम भी इस पर नजर बनाए रखेंगे। अगर चौथी और बड़ी खबर की बात करें तो मौसम से रिलेटेड है, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। मैदानों से लेकर जो पहाड़ी इलाके हैं सब जगह बरसात हो रही थी और अच्छी खासी बरसात हो रही थी। लेकिन फिलहाल कहा गया है कि 2 दिन तक आने वाली थोड़ी राहत होगी। एकाएक कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बारिश हो सकती है, लेकिन इतना है कि अमूमन जितनी बारिश अभी 2 दिन से देखी जा रही थी वो नहीं होगी। थोड़ी बारिश होगी, पहाड़ी इलाके जो है वहां पर बारिश हो सकती है। तो इसी को देखते हुए यात्रा की भी अगर हम बात हमें रांची का भी रुख करना है। सूरज वहां से सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ आज बड़ा रहने वाला है?
कौन कौन सी मुख्य खबरें रहेंगी? नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के बाद बाबा नगरी देवघर में पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 12:45 प्रधानमंत्री का जो विशेष विमान है वो लैंड करेगा और प्रधानमंत्री लगभग 16,800 करोड़ रुपए की सौगात पूरे झारखंड वासियों को आज देने वाले, जिसपे देवघर में अब विकास योजनाओं के साथ साथ कई शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आज देवघर को 401 करोड़ रुपए की लागत से देवघर एयरपोर्ट का आज सौगात मुख्यमंत्री देने वाले हैं। इसके अलावा 1103 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल का भी मुख्यमंत्री राज्यवासियों को सौगात देने वाले। इसके अलावा कई ऐसे चीजें हैं जो प्रधानमंत्री यहाँ पे शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी के तमाम नेता देवघर में डटे हुए पिछले कई दिनों से। अगर प्रधानमंत्री के स्वागत की अगर बात करें तो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी कल से देवघर में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा राज्यपाल रमेश बैस। बिल्कुल सूरज, और देखिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी सौगात देने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन हम पीछे तस्वीर देख पा रहे हैं, थोड़ा मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है, उसके लिहाज से तैयारी की गई होगी कार्यक्रम की? देखिए जाहिर तौर पर सभी तरफ वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं। झारखंड की अगर मौसम की बात करें तो कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश यहाँ पे देखी जा रही है। और सुबह से ही कई जिलों में, रांची समेत कई जिलों में लगातार बारिश भी देखी जा रही है और कई जगह धूप भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनके जो कार्यक्रम स्थल है, जो सभा स्थल है, वहाँ पे पूरी तरह से वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए ताकि किसी तरह की भी आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़े इस बारिश में। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री, ठीक है, तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो ये थे तमाम राज्यों से रिपोर्टर्स जो अपने तमाम राज्यों की आज बड़ी खबरें उन्होंने आप तक पहुंचाई है कि आज वहां पर क्या कुछ खास रहने वाला है, और यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का। चलिए, आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।